नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हम आप लोगों के साथ ज्योग्राफी सब्जेक्ट को डिस्कशन कर रहे हैं और यह जो डिस्कशन हमने स्टार्ट किया है यह टीजीटी और पीजीटी को ध्यान में रख करके स्टार्ट किया गया है। इससे संबंधित सिलेबस को हमने डिटेल में डिस्कशन किया है और पीजीटी के सिलेबस के अनुसार ही हमने एक पार्ट क्वेश्चन एनालिसिस का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज क्वेश्चन एनालिसिस का सेकंड पार्ट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और यह देखने का प्रयास करेंगे कि पीजीटी के एग्ज़ाम और टीजीटी के एग्ज़ाम में विगत वर्षों में किस प्रकार का क्वेश्चन आयोग ने पूछा है। हाँ, आवश्यकता अनुसार इस पर जो भी कह सकते हैं कि टॉपिक है उस पर हम लोग कुछ न कुछ डिटेल में भी डिस्कशन कर लेंगे आवश्यकता अनुसार, लेकिन ज़्यादातर फोकस हमारा रहेगा क्वेश्चन पर। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और ये जो हमने प्रश्न लिए हैं या घटना चक्र की जो पुस्तक है टीजीटी पीजीटी के लिए आई है क्वेश्चन बैंक, उसी से हमने प्रश्न को लिया है। तो आप उस पुस्तक का रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन टॉपिक का जो एनालिसिस है उसको हम अपने से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसको भी आप लोग देखते रहिएगा। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है वह है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची 1 है जिसमें महाकल्प हैं, वैसे हमने ज्योग्राफिकल कैलेंडर के अंतर्गत इन सभी टॉपिक को डिस्कशन किया है, तो आप लोग उसको जाके डिटेल में देख सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऑलरेडी पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, लेकिन वह पीजीटी टीजीटी के नाम से नहीं है बल्कि नॉर्मल ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है, जिसमें पूरा मानचित्र है, पूरा ज्योग्राफिकल कैलेंडर है, उसमें खनिज संसाधन है, सब कुछ दिए गए हैं। कुछ इन्वायरमेंट के भी टॉपिक हम लोग अलग से डिस्कशन किए हैं। यदि आप एसडी सर के नाम पे खोजेंगे तो मतलब इन्वायरमेंट बाई एसडी सर, तो वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है कि एक तरफ महाकल्प है और दूसरी तरफ युग है, यानी कौन किसका पार्ट है। तो वहाँ पर आपको हमने बताया था कि अगर आप बात करें आजोइक में हमने देखा था प्री कैम्ब्रियन है, उसी में आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन। उसके बाद आ जाता है फेनरोजोइक, और फेनरोजोइक में 3 पार्ट था। एक का नाम था पैलियोजोइक, एक का नाम था मीसोजोइक, एक का नाम था सीनोजोइक। पैलियोजोइक में भी 6 पार्ट थे, सिलरियन, डिवोनियन, ऑर्डिफिशियन। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, याद करेंगे, और उसी में मेसोजोइक भी हम देखे थे, सीनोजोइक देखे थे। तो आप उस पॉइंट को ऑलरेडी जो वीडियो अपलोड है उसमें देखिएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हम मिलान करें पैलियोजोइक, तो पैलियोजोइक का मतलब होता है कि जब जीवन की शुरुआत हो जाती है तो पैलियोजोइक का स्टार्ट आता है, और पैलियोजोइक में जो शुरुआत होती है वह कैम्ब्रियन से होती है, जबकि जो अजोइक था उसमें प्री कैम्ब्रियन था। लेकिन यहाँ पे क्या है, कैम्ब्रियन है, आर्डोविशियन, सिलरियन, डेवोनियन, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, ऐसे चलता है। तो यह पैलियोजोइक जो पीरियड है इससे कौन सा मैच करता है, तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है। यहाँ पर लिखा है सिलरियन, क्या लिखा है, सिलरियन। तो हमने कहा पैलियोजोइक में 6 पार्ट हैं और 6 में कैम्ब्रियन है, आर्डोविशियन है, सिलरियन है, डेवोनियन है, आर्डोविशियन है। तो उसको आप नाम याद करिएगा, तो उसी में आता है सिलरियन, यानी ए का क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। इसी प्रकार मेसोजोइक में ट्रियासिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस है, तो आप उसको देखिएगा। तो यहाँ पर जुरेसिक आ जाएगा, मेसोजोइक का क्या आ जाएगा, जुरेसिक आ जाएगा। प्री कैम्ब्रियन में आता है आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन। तो प्री कैम्ब्रियन से कौन मैच करता है, आर्कियन मैच करेगा। कौन मैच करेगा, आर्कियन। उसी प्रकार सेनोजोइक है, तो सेनोजोइक से कौन मैच करेगा, नियोसिन। इसी सीनोजोइक को हम लोग नियोसिन भी कह देते हैं, जबकि सीनोजोइक के 2 पार्ट हैं, एक का नाम है टर्शियरी, एक का नाम है क्वाटरनरी। और क्वाटरनरी में ही होलोसीन है, क्या है, क्वाटरनरी में ही होलोसीन है और प्लिस्टोसीन है। लेकिन यहाँ पर सीनोजोइक दिया है, और सीनोजोइक का जो क्वाटरनरी पीरियड होता है, कौन सा पीरियड, क्वाटरनरी, जिसमें होलोसीन आता है, उसी का नाम है नियोसिन। क्या है, नियोसिन। तो इसलिए सेनोजोइक का हो जाएगा नियोसिन। तो आप इस अनुसार मिलान कर लीजिएगा, यानी ए का 4 हो जाएगा, तो ए का क्या हो जाएगा, 4, यानी यहाँ पर विकल्प नंबर
दूसरा आपका आंसर हो जाएगा। इस पे ज़्यादा डिस्कशन हमने ऑलरेडी वीडियो में कर दिया है, तो आप उसको जाके देख लीजिएगा, कोई समस्या होने वाली नहीं। उसका नाम ही है ज्योग्राफिकल कैलेंडर। तो ज्योग्राफिकल कैलेंडर के नाम पे देखिएगा, वीडियो ऑलरेडी अपलोड की गई है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग महान हिमयुग के नाम से जाना जाता है? वैसे जो धरती का सबसे पहला महान हिमयुग था उसका नाम था कार्बोनिफेरस। क्या नाम था? कार्बोनिफेरस। और जो लेटेस्ट हिमयुग था उसका नाम था प्लिस्टोसीन। क्या नाम है? प्लिस्टोसीन। तो दो हिमयुग हैं बड़े बड़े, और दोनों में से कोई भी विकल्प में है तो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प है प्लिस्टोसीन, इयोसीन, प्लायोसीन, ओलिगोसीन। तो इयोसीन, प्लायोसीन, ओलिगोसीन तो नहीं है, हैं सब ये टर्शियरी कालखंड के ही पीरियड हैं, लेकिन जो हिमयुग है उसका नाम है प्लिस्टोसीन। और वैसे सबसे पहले वाला हिमयुग का क्या नाम है? कार्बोनिफेरस, जो किसका पार्ट था? पैलियोजोइक का पार्ट था। किसका पार्ट था? पैलियोजोइक का। तो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? तो यहाँ पे बात कर रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी किसके माध्यम से मिलती है। तो हम लोग जब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो डिस्कशन होगा, लेकिन फिर भी हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जो जानकारी हासिल करते हैं उसके लिए जो सबसे बेहतर उदाहरण है, जब किसी भी उल्का पिंड का साक्ष्य हमारे सामने आता है तो हम यही मान चलते हैं कि जैसे उल्का पिंड के इंटरनल स्ट्रक्चर हैं उसी प्रकार मेरे पृथ्वी के भी इंटरनल स्ट्रक्चर होंगे, क्योंकि पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है और जो उल्कापात हुआ है धरती पे वो भी एक खगोलीय पिंड है। तो दोनों की संरचनाएं सिमिलर होंगी, यह मान के चला जाता है, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाने के लिए हमारे पास अभी भी कोई टेक्नोलॉजी है नहीं कि हम ज़्यादा गहराई तक जा सकें। मैक्सिमम आप देखते हैं तो 10-12 किलोमीटर तक सिर्फ ड्रिलिंग हो सकती है या हुई है, लेकिन आंतरिक भाग से कुछ मैग्मा निकलते हैं, उसके आधार पर भी हम आंतरिक संरचना का कुछ न कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन एग्जैक्ट आंतरिक संरचना का एनालिसिस अगर हमें करना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही विकल्प हमारे सामने मौजूद है और वो है उल्कापात, क्योंकि वह भी एक खगोलीय पिंड है, उसकी संरचना हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना से मैच करती होगी, यह हम मान करके उसका अध्ययन करते हैं। है या नहीं है यह तो और जैसे जैसे हमारे नॉलेज बढ़ेंगे, जैसे जैसे रिसर्च बढ़ेंगे, तब यह वास्तविक जानकारी होगी कि क्या पृथ्वी की आंतरिक संरचना और किसी भी उल्कापात की संरचना सेम है या नहीं। लेकिन फिर भी अभी तो आंसर यही होगा कि इसकी संरचना हम किसके माध्यम से मैच करते हैं? उल्कापात। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से कितनी दूर पर स्थित है? वैसे यहाँ पर दो स्थिति होती है, एक उपसौर की होती है, एक अपसौर की होती है, लेकिन ऑन एवरेज अगर देखा जाए पृथ्वी की सूर्य से जो औसत दूरी है वह होती है, यानी यहाँ पे कहेंगे 14 करोड़ है 96 लाख किलोमीटर है। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है पृथ्वी की सूर्य से दूरी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं। यानी जब देखिए कोई भी खगोलीय पिंड जब मूल तारे की परिक्रमा करता है तो परिक्रमा एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर करता है, और उस दीर्घ वृत्त के किसी एक नाभिक पर, जैसे उसमें दो सेंटर होते हैं, तो उसके किसी एक सेंटर पर दो न्यूक्लियाई है तो किसी एक न्यूक्लियाई पर सन है। तो ऐसी स्थिति में उसको थोड़ा हम आप एक इमेज दे देते हैं आपको, जिससे आपको थोड़ी स्पष्टता हो जाए। सपोज दैट यह पृथ्वी का एक ऑर्बिट है जिस पर पृथ्वी परिक्रमा करती है, और इसके दो सेंटर होंगे, एक मान लेते हैं ए सेंटर है और एक ए सेंटर है, यानी दो न्यूक्लियाई होते हैं किसी भी इलिप्स के। तो किसी एक सेंटर पर सन होगा, मान लेते हैं सन यहाँ पर है, सन यहाँ पर है। तो ऐसे में जब पृथ्वी परिक्रमा करती है अपने ऑर्बिट पर, तो एक समय आता है जब वह एकदम करीब हो जाती है और एक समय आता है जब एकदम वह दूर हो जाती है। तो जब दूर हो जाती है उसको कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। और जब पास होती है तो उसको हम कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। इसी प्रकार पृथ्वी चंद्रमा के केस में भी हम कहते हैं उपभू और अपभू। अगर हम चंद्रमा की बात करें कि चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, तो एक बार एकदम करीब हो जाएगा, एक बार दूर।
तो अगर चंद्रमा के केस में देखा जाए तो नाम यही रहेगा, बस बदल क्या जाएगा, उप तो रहेगा, यहां पर भू हो जाएगा, यानी पृथ्वी की परिक्रमा। और सौर का मतलब सूर्य की परिक्रमा, तो सूर्य की परिक्रमा कौन करता है, पृथ्वी, तो वहां पर उपसौर हो जाएगा या तो अपसौर। लेकिन चंद्रमा के केस में उपभू या तो अपभू, और इसी को अपसौर और उपसौर को इंग्लिश में कहते हैं पेरिहेलियन और अपहेलियन। क्या कहते हैं, पेरिहेलियन और अपहेलियन। अपसौर को क्या कहते हैं, अपहेलियन, और उपसौर को क्या कहते हैं, पेरिहेलियन। जबकि अपभू को क्या कहते हैं, अपोजी कहते हैं, और उपभू को क्या कहते हैं, पेरिजी कहते हैं। तो नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में जानिएगा। तो यहां पर जो पूछा गया प्रश्न है कि निकटतम दूरी को कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं, उपसौर। और यह किस डेट को होता है, इसको भी आपको जानना चाहिए, और कब दूर होता है यह भी आपको जानना चाहिए। तो दूर तो जुलाई में होता है और सबसे करीब जनवरी में होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा, हम लोग डिटेल में जब समय मिलेगा तो देखेंगे। लेकिन अभी इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो निकटतम दूरी है उसको कहते हैं उपसौर। अगला प्रश्न है, उपसौर नहीं अपसौर की स्थिति होती है। अपसौर यानी जो सबसे दूर की स्थिति होती है वह होती है 4 जुलाई को। कब होती है, 4 जुलाई को। और जो सबसे निकटतम होती है वह होती है 3 जनवरी को। कब होती है, 3 जनवरी को। यानी दोनों के बीच में 6 महीने का अंतराल होता है। तो उस चीज को ध्यान में रख करके आप याद करिएगा, कोई विशेष दिक्कत होने वाली नहीं है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व होता है। तो जब हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए हम लोग वहां पर देखेंगे कि घनत्व के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का डिस्कशन किया जाता है। तो उसी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना या पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है वह होता है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यानी 1 घन सेंटीमीटर अगर हम लेते हैं आयतन, तो उसका जो वेटेज होता है, मानी वेट होता है, वह होता है 5.5 ग्राम। लेकिन यह पूरे पृथ्वी का है, और यदि इसमें से हम क्रस्ट की बात करें, जो ऊपरी पपड़ी है पृथ्वी की, वहाँ पर हो जाता है 3.5 ग्राम। और जैसे जैसे अंदर जाते हैं, यानी हम मेंटल की तरफ, कोर की तरफ जाते हैं, डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। उसी आधार पर हम लोग यह कल्पना करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक समान नहीं है। तो यहां पर जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका से हुई है, यह किस विद्वान का विचारधारा है। तो यहां पर दो है, एक तप्त निहारिका है और एक ठंडे निहारिका, यानी कोल्ड नेबुला है, और एक जो है हॉट नेबुला है। तो जो हॉट नेबुला है यह लाप्लास का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है, लाप्लास का। लेकिन जो कोल्ड नेबुला है यह इमैनुअल कांट की संकल्पना है, जिसके माध्यम से उन्होंने यह सत्यापित करने का प्रयास किया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति या तो कोल्ड नेबुला के माध्यम से हुई है या तो हॉट नेबुला के माध्यम से हुई है। कैसे हुई है, यानी एक जब तारे का फॉर्मेशन हो रहा था तो उसी दौरान उसके कुछ पार्ट अलग होकर के जो सूर्य हैं उसके सभी ग्रहों के निर्माण करते हैं। तो हम लोग उसके बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे आवश्यकता अनुसार। लेकिन अभी तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लाप्लास। इसी प्रकार अगला है, पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है। सेम आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो निहारिका परिकल्पना है, और देखिए इस प्रश्न में क्या है, यहाँ पर तप्त निहारिका है। तो ऐसे में आंसर दोनों का, देखिए यहाँ पे तो लाप्लास है, ठीक है, क्योंकि दोनों में एक ही चीज है, निहारिका है, लेकिन एक लोगों ने कोल्ड कहा है और एक लोगों ने हॉट निहारिका की बात किया है। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्पष्ट नहीं हो रहा है कि निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है, जबकि ऑप्शन में दोनों लोग हैं, लाप्लास और कांट। तो यहाँ पर चूंकि निहारिका जो संकल्पना है यह हॉट ही ज़्यादातर मानी जाती है, ऐसे में जो आंसर होना चाहिए क्या होगा, लाप्लास हो जाएगा। लेकिन इसी से संबंधित वर्जिन ऑफ द सोलर सिस्टम पे कुछ सिद्धांत हैं, वो क्या क्या हैं उसके बारे में हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, डिटेल में डिस्कशन बाद में होगा। यहाँ पर पहले तो दो विचारधारा थी,
एक था मोनेस्टिक यानी अद्वैतवादी संकल्पना और एक था ड्वेलिस्टिक हाइपोथेसिस यानी द्वैतवादी संकल्पना। अद्वैतवादी में भी दो मत हैं। एक मत है गैसियस हाइपोथेसिस जिसको कहते हैं वायव्य राशि परिकल्पना, और एक है नेबुलर हाइपोथेसिस जिसको कहते हैं तप्त गैस बादल। तो ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस है जिसको कहते हैं निहारिका तप्त गैस बादल, यह है लाप्लास का। क्या है? लाप्लास का। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये जो दूसरा वाला सिद्धांत है यह है लाप्लास का। किसका है? लाप्लास का है। और जो पहली व्यवस्था है जिसको कहते हैं वायव्य राशि परिकल्पना, यह जो है यह है कांट का। किसका है? कांट का। तो यहां पर वायव्य राशि परिकल्पना को एक नाम और दिया जाता है और यही नाम है कोल्ड नेबुला। इसी को क्या कहते हैं? इसी का नाम है कोल्ड नेबुला। ध्यान रखिएगा, इसी को हम कहते हैं ठंडी निहारिका। ठंडी निहारिका यानी कोल्ड नेबुला। तो जो कोल्ड नेबुला है इसी को कहते हैं गैसियस हाइपोथेसिस, इसी को कहते हैं वायव्य राशि परिकल्पना, इसी को कहते हैं कोल्ड नेबुला, यानी इसके तीन नाम हैं। तो इसी को हम लोग किसके माध्यम से सत्यापित करते हैं? कांट। यानी कांट ने बताया है वायव्य राशि परिकल्पना, ठंडी निहारिका यानी कोल्ड नेबुला की संकल्पना दिया है, जिसके माध्यम से सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई, यानी सन और उसके सारे जो ग्रह और उपग्रह हैं। जबकि नेबुलर हाइपोथेसिस यानी जिसको कहते हैं निहारिका तप्त गैस बादल, एक किसने दिया है? लाप्लास ने दिया है। साथ में ड्यूलिस्टिक जो हाइपोथेसिस है द्वैतवादी संकल्पना, इसमें भी दो है। एक है प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस जिसको कहते हैं ग्रहाणु परिकल्पना। क्या कहते हैं? ग्रहाणु परिकल्पना। और यह किसके माध्यम से दिया गया? चैम्बरलिन के माध्यम से दिया गया। किसके माध्यम से? चैम्बरलिन के माध्यम से दिया गया है। जबकि इसकी दूसरी संकल्पना जिसका नाम है टाइडल या ज्वारीय परिकल्पना, और यह किसने दिया है? जेम्स जीन महोदय ने दिया है। किसने दिया है? जेम्स जीन महोदय ने दिया गया है। डिटेल में डिस्कशन हम लोग करेंगे आवश्यकता अनुसार, लेकिन अभी तो पहले अपने सिलेबस के अनुसार सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लें। यहाँ पर है सन दे दिया गया कि 1919 में। तो इसी आधार पर अगर आप पीछे वाले दो प्रश्नों को आप रिवाइज करना चाहें तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि इसके पहले जो प्रश्न अभी हम लोग देख रहे थे उसमें लिखा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना। तो निहारिका यानी आप हॉट मानेंगे, सीधी बात है, और वह किसने दिया है? लाप्लास ने। और इसके पहले भी कौन था? देखिए, यह भी तप्त निहारिका, ये भी किसका है? लाप्लास का। लेकिन यदि हम वायव्य राशि परिकल्पना माने या उसी को कहते हैं गैसियस हाइपोथेसिस, इसी को कहते हैं कोल्ड नेबुला या ठंडी निहारिका, यह किसने दिया है? इमैनुअल कांट ने दिया है। लेकिन और भी कुछ यहाँ पर सिद्धांत हैं, उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी रख लेते हैं। जैसे दिया है डबल स्टार हाइपोथेसिस। ये सब क्यों आए, कैसे आए, डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। तो वहाँ पर है द्वैतारक सिद्धांत, क्योंकि कहीं न कहीं इसके पहले वाले जो सिद्धांत थे उनमें बहुत सारी कमियां थीं। उन कमियों के कारण धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट किया गया है और नई संकल्पना आती चली गई है। तो डबल स्टार हाइपोथेसिस जिसको कहते हैं द्वैतारक सिद्धांत, यह सर्वमान्य है, इसी की ज़्यादा महत्ता है और इसी को लोग ज़्यादा सत्यापित भी करते हैं। और इसी का एक और नाम है, उसको कहते हैं नोवा थियरी। लेकिन यह किसने दिया है? इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर हैं जिनका नाम है R.A. लिटलटन, और इन्होंने कब दिया है? 1939 में। तो ध्यान रखिएगा, नोवा थ्योरी यानी एक विस्फोट हुआ, नोवा एक्सप्लोजन जिसको हम कहते हैं, और उसी के माध्यम से सूर्य के सारे ग्रह और उपग्रहों का फॉर्मेशन हुआ है। यानी सूर्य से ही सूर्य के सारे ग्रह उपग्रह नहीं बने हैं, बल्कि सूर्य के साथ एक और तारा था जिसका नाम था साथी तारा, और उसी साथी तारे के विस्फोट हो जाने से, यानी जो अपनी अंतिम अवस्था में था, नोवा एक्सप्लोजन हो गया और उसी से सारे पृथ्वी के सूर्य के ग्रह और उपग्रह बने हैं। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है द्वितारक, यानी दो तारे थे। ठीक है, तो डिटेल बाद में आएगा, लेकिन अभी बस इतना रखिएगा कि अगर कभी भी आपको नोवा थ्योरी कहा जाए या डबल स्टार थ्योरी कहा जाए तो वहाँ पर किसका नाम आता है? R.A. लिटलटन का नाम आता है।
हाँ, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस, ड्यूअलिस्टिक हाइपोथेसिस में अंतर है। ड्यूअलिस्टिक अलग है, अद्वैतारक अलग है। ये डबल स्टार यानी दो तारे हैं, और ड्यूअलिस्टिक में दो तारे की बात नहीं की जाती है। तो उस अंतर को समझते रहिएगा। लेकिन कुछ और थ्योरी हैं एक दो, उनके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर अदर थ्योरी में है बाइनरी स्टार थ्योरी। यह किसने दिया था? एच.एन. रसेल ने दिया था। ध्यान रखिएगा, नोवा थ्योरी के पहले है। लेकिन अब चूंकि ज़्यादा महत्व किसको दिया जाता है? नोवा थ्योरी को दिया जाता है, या डबल स्टार हाइपोथेसिस को दिया जाता है। लेकिन उसी दौरान एक और हाइपोथेसिस आ गई थी जिसका नाम था बाइनरी स्टार थ्योरी, और यह किसने दिया था? एच.एन. रसेल ने दिया था। साथ में एक और व्यवस्था है, उसका नाम है इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। यानी डस्ट हाइपोथेसिस तो है लेकिन इंटरस्टेलर है। यहाँ पे मतलब जो खगोलीय पिंड होते हैं किसी अन्य ग्रह और उपग्रह से संबंधित, उसकी बात कर रहा है। उससे माना जा रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि एक सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के बियॉन्ड भी अन्य बहुत से तारे हैं। तो किसी अन्य तारे के मटेरियल से बना हुआ मान लिया जाता है। उसमें किसने दिया है? ऑटो स्मिथ ने दिया है। और कब दिया है? 1943 में। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबसे प्रोमिनेंट किसका है? हम कहेंगे नोवा थ्योरी है। यहाँ पर इसी इंटरस्टेलर क्लाउड हाइपोथेसिस को किसने दिया है? अल्वेन ने दिया है। फिर कैपहेड हाइपोथेसिस किसने दिया है? AC बनर्जी ने दिया है। चूंकि ये भारतीय हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखिएगा। कभी अगर आपसे पूछ लिया गया तो नाम याद रखिएगा, लेकिन इंग्लिश में नाम थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में कई नाम आ जाते हैं। फिर यहाँ पर है निहारिका मेघ परिकल्पना, डॉक्टर वान वीज सैकर ने दिया है। सुपरनोवा परिकल्पना होयल ने दिया है। ग्रहण परिकल्पना मोल्टन ने दिया है। लेकिन शुरू के ही मान के चलिए कि आपके 4 थ्योरी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, उन्हीं के नाम याद रखना है। जिसमें नोवा थ्योरी है, गैसियस हाइपोथेसिस है, फिर नेबुलर हाइपोथेसिस है। तो उस 3 को तो आपको याद ही रखना है। इसके अलावा अन्य जितने हैं उनको भी एक बार 2 बार आप रिवीजन करेंगे तो आपके प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। और इन्हीं सिद्धांत पर आधारित 2 प्रश्न हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, और दोनों किसके द्वारा दिए गए थे? लाप्लास के द्वारा। अगला प्रश्न है, कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया है? तो ध्यान रखिएगा, उसका नाम है वायव्य राशि परिकल्पना। क्या नाम है? वायव्य राशि परिकल्पना, या इसी को कहते हैं गैसियस हाइपोथेसिस, या इसी को कहते हैं कोल्ड नेबुला यानी ठंडी निहारिका। तो एक ही के सारे नाम हैं, कंफ्यूज में न पड़िएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उद्गम के बारे में गैसों की ठंडी निहारिका यानी वही कोल्ड नेबुला, इसी को वायव्य गैस राशि परिकल्पना कहते हैं। किसने दिया है? इमैनुअल कांट ने। तो इसका भी आंसर सेम है। बस क्वेश्चन देख रहे हैं, यानी अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो उसके माध्यम से कई प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यानी एक ही पॉइंट को बस रूप बदल के पूछ लिया गया, तो कोई अंतर नहीं है। यानी पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, बस नाम क्या किया गया? अलग कर दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? ठंडी निहारिका, कोल्ड नेबुला। जबकि इसी को कहते हैं वायव्य गैस राशि परिकल्पना, गैसियस हाइपोथेसिस। किसने दिया है? इमैनुअल कांट ने। ठीक है, तो चूंकि ज़्यादा लंबे क्लास अगर क्वेश्चन है तो ज़्यादा लंबे क्लास ठीक नहीं होते हैं, इसलिए इसको छोटे छोटे पार्ट में आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, यदि इसमें किसी प्रकार का आपका सुझाव है तो उसे अवश्य दीजिएगा, उस पर उचित विचार किया जाएगा, और यदि संशोधन करने योग्य होगा तो उसे अवश्य संशोधित भी किया जाएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हमारा एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो के दौरान किसी भी प्रकार का आपके सामने एडवर्टीजमेंट आता है तो उसे अवश्य देखें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इसके मटेरियल अच्छे हैं, तो इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।